हेलो दोस्तों 20 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है। पहला ही आपका पेपर हिंदी का है, इसलिए मैं आपके लिए एक सैम्पल पेपर लाया हूँ सॉल्यूशन के लिए। इससे आपको ये लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है और कैसा पैटर्न आएगा, आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। देखिए, ये पेपर जो है वो सीबीएसई की वेबसाइट से ही उठाया हुआ है, इसलिए हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाएं, चांस हो सकते हैं आपके, लेकिन फिर भी आपको पूरा पेपर देखना है, क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, एक पैटर्न बन जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो वीडियो 2 पार्ट में होगी। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट मैं भी डाल दूंगा 2-3 दिन में भी, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसमें हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पेपर है वो कितने नंबर का है। 80 नंबर का पेपर होगा। टाइम आपको 3 घंटे का मिला हुआ होगा। सामान्य निर्देश सबसे पहले पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा कि पेपर कैसा आने वाला है, क्या मतलब पेपर का स्वरूप क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड आपको मिलेंगे, खंड ए और खंड ब। इसमें कुल 14 प्रश्न है। पूरे पेपर में 14 प्रश्न आपको दिए हुए हैं। खंड ए में 48 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए। वस्तुपरक कौन से होते हैं? ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि जिसमें 4 ऑप्शन होते हैं, उनमें से आपको ऑप्शन लिखना होता है, जैसे कै, ख, ग, घ होते हैं। मैं आपको पैटर्न भी बताते जाऊंगा कि आपको पेपर किस तरीके से करना है। और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए, आंतरिक विकल्प भी दिए हुए हैं। इनमें देखिए 48 जो प्रश्न है उसमें से आपको 40 करने हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कैसे 48 हो रहे हैं। फिर आगे निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़ना है आपको। दोनों खंडों के प्रश्न को उत्तर देना अनिवार्य है और यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमश लिखिए। क्रमश का मतलब है कि लाइन वाइज लिखिए। जैसे आपने फर्स्ट का कर दिया, फिर सेकंड का कीजिए, थर्ड का कीजिए। देखिए, आपको कोई ऐसा हो सकता है कि बीच में आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा हो, तो उसको आप लास्ट में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी प्रश्न में 2 खंड पूछ रखे हैं, जैसे प्रश्न 3 में 2 खंड पूछ रखे हैं, खंड क और खंड ग, तो ऐसे में आपको दोनों को साथ करना है। ऐसे नहीं कि खंड क आपने पहले कर दिया, फिर खंड ख को आप लास्ट में कर रहे हैं। आपको क्रम वाइज करना है। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको ये मतलब आसानी होगी पेपर चेक करने में। उसे ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा कहाँ पर किसका आंसर लिखा है। बिल्कुल आपकी साफ कॉपी होनी चाहिए। और जो पैटर्न होना चाहिए, तरीका, वो ये होना चाहिए कि आपको पहला आपने लिखा, मान लीजिए पहला प्रश्न है, आपने आंसर फर्स्ट लिखा, इस साइड आपको ऐसे खींच लेनी है स्केल से। फिर आपको मान लो फर्स्ट का क है तो आपको क लिखना है। क का आंसर आपको, मान लीजिए कोई ग है, कोई भी और चीज़ है, वो आपको लिख देनी है उसमें क्या आंसर है। फिर आंसर इसका, फिर आपको इसके नीचे 1 या 2 लाइन छोड़ देनी है, साफ बिल्कुल साफ दिखे, इसलिए 2 लाइन आपको छोड़ देनी है। फिर यहाँ पे ख लिखना है और ऐसे लाइन वाइज करते जाना है। पैटर्न ये होना चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरे होनी चाहिए आपकी कॉपी। ज़्यादा काटापीटी नहीं होनी चाहिए कॉपी में। और इससे कोई संबंधित आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको बता दूंगा। खंड ए देखते हैं हम सबसे पहले पर्सन 1। तो देखिए, पर्सन 1 है जो आपका पहले ही गद्यांश दे रखा है 10 नंबर का। गद्यांश ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपके पास टाइम हो तो 5 मिनट में इसे पहले पढ़ लीजिए। फिर आपको क्वेश्चन पे आना है, फिर क्या क्वेश्चन पढ़ना है आपको, फिर इसमें आंसर ढूंढना है। क्योंकि आप एक बार पढ़ लेंगे ना पैसेज, तो आपको ये पता चल जाएगी पैसेज किस पे है। देखिए, ये पैसेज भारतीय संस्कृति पे है। और जो आप इसका पहला क्वेश्चन देखेंगे तो वो है कि गद्यांश में सामाजिक विरासत किसे कहा गया, तो संस्कृति को। तो ये आप क्योंकि ऊपर ही पढ़ी है, पैसेज किस पे है, भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। तो पहले का आंसर यही हो जाएगा। दूसरा पूछा है कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता किसे माना गया है, तो दूसरी विशेषता माना गया अनिता मेहता। इसके जो सारे आंसर है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको दिखा भी दूंगा मैं सारे आंसर ऐसे कैसे। और हो सकता है मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूँ, आपको आंसर देख लेने। इसको पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम पहले आंसर देख लेते हैं ना, फिर हमें ये लगता है कि हाँ ये तो ऐसे हो रहा है, लेकिन आप खुद करने की सोल्व करेंगे, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी इसके आंसर कर दूँ। क्योंकि ऐसे ही आपको पेपर का सामना आपको बोर्ड में करना है। घबराना मत, पेपर आपको आराम से सोल्व करना है। ऐसे ही आपको इनके सारे क्वेश्चन कर लें, ये मिल जाएंगे सारे, इसी में मिल जाएंगे आंसर। क्योंकि जो पैसेज के आंसर होता है वो इस तरीके से देते हैं, सारे पैसेज उसी में मिलेंगे, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसी चीटिंग जो आपको कोई रोकेगा भी नहीं चीटिंग करने से, क्योंकि पैसेज में से आपको आंसर छाट के लिखना है। अब जो दूसरा क्वेश्चन होता है आपका, वो काव्यांश का होता है। इसमें 2 काव्यांश दे रखे हैं। एक काव्यांश 8 नंबर का है और दूसरा भी 8 नंबर का है। दोनों में से एक करना है, जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए आप। और इसका फर्स्ट देखिए हम क्वेश्चन कि मठाधीशों ने उत्साह भरे शब्दों को क्यों चुना, तो धार्मिक उन्माद के लिए ये फर्स्ट ही आंसर इसका आ जाएगा।
ये भी आप इसी में पढ़ेंगे तो आपको इसी में मिल जाएगा, सारी इसी में होंगी। तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि दिनचीना उन्हें दे दिया झंडा उन्मादी हो गए। तो ये शब्द, ये जो काव्यांश होता है ये समझना होता है हमें, तो ये समझ के आधारित पर आप कर सकते हैं इसे। तो मुझे नहीं लगता कि इन पैसेज में आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि इसे तो बच्चे भी कर लेते हैं छाट के आंसर। अब अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे आए, तो सारे ऐसे ही है, और हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि जिसमें आपको प्रत्यय छाटना हो, उपसर्ग छाटना हो, तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि जो पहला अक्षर होता है वो उपसर्ग होता है, और जो लास्ट का अक्षर होता है जिसमें साउंड आती है वो प्रत्यय होता है। मान लीजिए कि एक लिख रखा है, जैसे अधिकार लिख रखा है, ये अधिकार देख लीजिए आप, इसमें जो आदि होगा वो आपका प्रत्यय हो, वो आदि होगा वो आपका उपसर्ग होगा, तो जो लास्ट का कार है वो प्रत्यय होगा। इसलिए ऐसे अलग अलग चीज आती हैं, जैसे प्रजातंत्र है, इसमें जो प्र है, केवल प्र, ये उपसर्ग होगा, और तंत्र में जो ये तंत्र नहीं आएगा पूरा, ये अंतर आएगा, क्योंकि इसमें ए की आवाज आ रही है, अंतर जो आ जाएगा वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग शब्दों में अलग अलग छटते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है इन चीजों की, क्योंकि 1-2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इन्हीं बीच में। अब ये अथवा वाला है, अगर अथवा वाला भी आपको अच्छा लगे तो अथवा वाला आप कर सकते हैं। तो इसमें कवि ने किसको मूर्ख कहा है, तो इसमें पढ़े लिखे शहरी को मूर्ख कहा गया है, इसमें इसी की बात हो रही है। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें, क्योंकि इसे पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसका थर्ड पे आते हैं, क्योंकि जो ये फर्स्ट और सेकंड है वो आपके 18 मार्क्स से होते हैं। अगर आपने ये 18 मार्क्स सही कर लेते हैं तो फिर आपके आगे की फिर अच्छे हो जाएंगे। अब थर्ड है, देखते हैं कि ये निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार आपको करना है, ये आपके उससे अभिव्यक्ति और जो माध्यम की आपकी पुस्तक है उसी से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। विशेष लेखन से समाचार पत्रों में विविधता आती है और उनका क्लेवर बढ़ता है। ये भी सही बात है भाई, विशेष लेखन हम जब करते हैं, विशेष लेखन का मतलब है किसी सामान्य विषय से अलग लेखन। जैसे कोई बाढ़ से बारिश, मतलब बारिश से कोई बाढ़ आ गई है तो उस पर एक लेखन लिख दिया। कोई मतलब स्कूल में बढ़ता बोझ, मतलब बच्चों पर बढ़ता बोझ, इंटरनेट का बोझ, या फिर इंटरनेट से बढ़ता दुष्प्रचार, अलग अलग विषय अलग अलग टॉपिक पर, तो उन्हीं पर विशेष लेखन होता है। तो ये इसमें समाचार पत्रों में विविधता आती है। विविधता का मतलब है एक अलग पहचान बन जाती है उसकी। और सेकंड पढ़ें, विशेष लेखन मनोरंजन रहित एकांगी दृष्टिकोण वाला होता है। तो ये गलत है भाई, मनोरंजन तो होता ही है उसमें, ये जरूरी नहीं है कि किसी में मनोरंजन ना हो, किसी में हो, अलग अलग लेखन होते हैं। और पाठकों की जिज्ञासा शांत करने के लिए विशेष लेखन किया जाता है। तो फर्स्ट और थर्ड इसमें सही हो जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी आप आंसर देख लेना, इसका जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड, ये गए वाला हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सेकंड वाला मुझे लगता है ये सही नहीं लग रहा है, ये गलत है, क्योंकि इसमें सही बताने हैं आपको। और इनकी मैं आपको आंसर शीट दिखा दूंगा, मैं आपको उसमें देख लेना। अब सेकंड पे आते हैं हम कि उचित मिलान को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए, इसमें आपको ये बताना है कि किसका आविष्कार कब हुआ था, जो मिल रहा है इसमें से वो आपको ये बताना है। देखिए, जो सिनेमा था, सिनेमा एक दृश्य माध्यम है, ये तो पहले इसी में मिल जाएगा। ओल्ड रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था। और समाचार पत्र एक प्रिंट माध्यम है, तो ये ऐसे मिलान होगा। अब इसका नीचे ढूंढिए, आपको नीचे में से चुनना है। फर्स्ट का फर्स्ट आ जाएगा, फर्स्ट का फर्स्ट, ये जो मिल रहा है ये गए वाला है, देखिए इसमें फर्स्ट का फर्स्ट है, सेकंड का थर्ड है, और थर्ड का सेकंड है, और फिर फोर्थ का फोर्थ है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा आंसर। अब हम थर्ड देखें कि संवाददाताओं के बीच, संवाददाताओं का मतलब जो लोग बात करते हैं, मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं तो वो संवाददाता है। संवाददाताओं के बीच काम का बंटवारा उनके ज्ञान एवं रुचि के आधार पर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहा जाता है, क्योंकि बीट का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों की भागीदारी। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक की भागीदारी, खेल के क्षेत्र में अगर खेल वैज्ञानिक की भागीदारी, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग काम उनको बांट दिया जाता है कि भाई खेल से संबंधित तुम अलग काम करोगे, और विज्ञान से संबंधित तुम अलग काम करोगे, सिनेमा से संबंधित तुम अलग काम करोगे, और किसी चीज़ से अलग काम करोगे। तो इन्हें काम के आधार पर बांटा जाता है, इसे बीट कहा जाता है। आपने पढ़ा भी होगा, आपके सर ने पढ़ाया भी होगा। और फोर्थ हम देखें कि कहानी का केंद्र बिंदु क्या होता है। तो कहानी का जो केंद्र बिंदु होता है वो पात्र होते हैं, तो आपका पात्र हो जाएगा। और इसमें कथानक भी मुझे लग रहा है
मैं आपको अभी आंसर दिखा दूंगा, उसमें देख लेना आप। 5th देखिए हम, मनोरंजन ढंग से लिखा गया प्रासंगिक लेख अथवा नवीन घटनाओं का शब्द चित्र होता है। तो ये फीचर होता है, क्योंकि जो फीचर लिखा जाता है वो बिल्कुल ही मनोरंजन के ढंग से, कि ताकि जो पढ़ने वाला है वो भी मनोरंजन हो जाए, और प्रासंगिक लेख से लिखा जाता है, और नवीन घटनाओं को ये उजागर करता है। तो इसमें फीचर आ जाएगा आपका। 4th हम देखिए, 4th जो आपका है, इसमें आपको एक कविता दे रखी है आपकी बुक से। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता पर इसको भी पंक्ति को दे दो। तो ये जो आपका है वो यह दीप अकेला, जो हीरानंद सचिनानंद वात्स्यायन अगेन जो आपके कवि है उनके द्वारा ये लिखा गया है, यह दीप अकेला। तो इसमें जो ये दीप है वो एक व्यक्ति का प्रतीक है, और जो उजाला देता है वो पूरा समाज है, यानी कि वो पूरे समाज को उजाला देता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के गुणों के बारे में बताया गया है कि एक व्यक्ति अगर अपने गुणों को समाज में फैलाएगा तो समाज उससे प्रकाशित होगा, और अपने तक ही रखेगा तो फिर वो किसी को प्रकाश नहीं दे पाएगा। तो इस कविता का अर्थ यही है। अब इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन देखना है कि प्रस्तुत काव्यांश में दीपक किसका प्रतीक है। तो दीपक जो है वो व्यष्टि का प्रतीक है, समष्टि को वो उजाला देता है, समष्टि यहाँ पर समाज है। और सेकंड आप देखिए कि व्यक्ति की शक्ति किसके साथ बढ़ जाती है, अकेले रहकर, समाज से जुड़कर, समाज का त्याग करके, सत्ता के साथ रहकर। तो समाज से जुड़कर, अगर व्यक्ति अकेला रहेगा तो उसकी शक्ति कम होती जाएगी, अगर वो समाज के साथ जुड़कर आगे कार्य करेगा तो उसकी शक्ति और भी बढ़ जाएगी। इसके में 3rd हम देखें, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यद्यपि दीपक स्नेह और गर्व में मदमाता होकर झूम रहा है, पर उसकी व्यक्तिगत सत्ता का कोई महत्व नहीं है। व्यष्टि जब समष्टि का अंग बनता है, समाज के लिए कुछ करता है, तभी उसको महत्ता प्राप्त होती है। कवि ने दीप के माध्यम से व्यक्ति और ईश्वर के संबंधों को व्यंजित किया है। तो तीनों इसमें सही है। हाँ, ये जो 6 वाला आपका ये सही आ जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों ही कथन इसमें सही है। और बाकी मैं आपको आंसर दिखा दूँगा, उसमें से आप मैच कर लेना। इसके इन्हीं के सभी के आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। 4th हम देखें, व्यक्ति की तुलना संविदा से क्यों की गई है। क्योंकि व्यक्ति संविदा की भांति अन्य लकड़ियों की अपेक्षा अद्वितीय है। क्योंकि संविदा हवन रूपी अग्नि में जलकर प्रकाश फैलाती है। क्योंकि व्यक्ति संविदा की शांति, तो यही है, सेकंड आ जाएगा आपका। क्योंकि संविदा हवन रूपी अग्नि में जलकर प्रकाश फैलाती है, ऐसे ही दीपक जलकर समाज को प्रकाश देता है, और वैसे ही व्यक्ति अपने गुणों से समाज को प्रकाश देता है। तो ये इसी से तुलना की गई है, आपको ये सेकंड ही सही हो जाएगा इसमें। 5th हम देखें, समाज की गहराइयों में डुबकी लगाकर मोती रूपी भावनाओं को बाहर काम कौन करता है। इसमें गोताखोर होता है, जो कि डुबकी लगाकर मोती रूपी भावनाओं को बाहर लाता है। तो इसमें ये होगा गोताखोरी। 6th हम देखें, यह जन है गाता गीत में कौन सा अलंकार है। यह जन है गाता गीत, इसमें देखिए 2 वर्ण की आवर्ती हो रही है, अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर भी एक से अधिक बार जिस वर्ण की आवर्ती होती है उस पर अनुप्रास अलंकार होता है वहाँ पर। अब फिर आप देखें, इसमें आपका एक पार्ट से एक गद्यांश दे रखा है। एक मिल के मालिक के दिमाग में अजीब अजीब सा ख्याल आता है, जैसे सारा संसार मिल जाएगा, सारे लोग मजदूर और उनका मालिक या मिल और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। तो ये आपका जो आपकी लघु कथाएं लिख रखी है, शेर, लघु कथा, पहचान, लघु कथा, 4 हाथ, तो ये 4 हाथ से लिया गया है, क्योंकि उसमें जो मालिक होता है मिल का, वो ये सोचता है कि इन लोगों के 4 हाथ लगा दिए जाएं, जिससे कि ये ज़्यादा काम करें और ज़्यादा लाभ कमाएं। तो उसी पर जो असगर वजाहत की आपकी कविता है, असगर वजाहत ने जो कविता लिखी है उसी से ये लिया गया है। उसमें वैज्ञानिक प्रयास भी करते हैं, लेकिन असंभव है। देखिए, किसी व्यक्ति के 4 हाथ लगाना तो असंभव है, तो इसमें यही चीज़ दिखाई गई है। आपका ये गया हो जाएगा, इसका आंसर 4 हाथ से लिया गया है। मिल मालिक के दिमाग में मजदूरों के हाथ लगवाने का ख्याल क्यों आया। कम समय में अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, मजदूरों का कार्य सरल करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिकों को इन्हें काम देने के लिए मिल के आधार पर पहले ही आ जाएगा। बाकी 3 तो ऐसे लिखे हुए हैं कि कोई भी समझ जाएगा। 3rd हम देखें कि मिल मालिक के ख्याल पर किसने पानी फेर दिया। मजदूरों ने, वैज्ञानिकों ने, नौकरों ने, कुछ सभी आएगा। तो वैज्ञानिक को हाथ नहीं लगा सके, ना मजदूरों के 4 हाथ लगे हैं और ना कुछ कर पाए, तो सारा इसमें आंसर सही आ जाएगा। और हो सकता है वैज्ञानिक भी आ जाए, अकेला ही आ जाए, क्योंकि वैज्ञानिकों की वजह से नहीं लगा पाया था, उन्होंने कोशिश तो की थी लेकिन फिर हाथ नहीं लग पाए 4। बाकी आप आंसर इसका देख लेना, जो भी गलत हो उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।
मिल मालिक द्वारा मजदूरों के 4 हाथ लगवाने के क्या उद्देश्य थे? काम को शीघ्रता से करवाना, उत्पादन बढ़ाना, मजदूरों को ताकतवर बनाना। कै और खै दोनों ही आ जाएंगे इसमें, क्योंकि उत्पादन भी वो बढ़ाना चाहता था और काम को शीघ्रता से करवाना चाहता था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा लाभ हो और ज्यादा वो पूंजी कमा पाए। फिफ्थ हम देखें इसमें कि वैज्ञानिकों को नौकर किसने बनाया? शोषितों ने, पूंजीपति ने, विज्ञान ने, कै और खै दोनों ने। कै और खै दोनों आ गए, क्योंकि शोषितों ने और पूंजीपति ने। देखिए शोषित कौन होते हैं? जो व्यक्तियों का शोषण करते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, जो कि अमीर लोग होते हैं, वो छोटे लोगों का शोषण करते हैं। और पूंजीपति कौन है? जिनके पास ज्यादा पैसा होता है। तो ये दोनों ही हो जाएगा जहाँ तक है। सिक्स्थ हम देखें, निम्नलिखित कथन कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पर आपको कथन और कारण देखिए। आप देखिए क्या होता है कि जो सीबीएसई है वो अपना पैटर्न बदल रही है, आपको कथन और तर्क वाले क्वेश्चन ज़्यादा देती है, जिससे कि आपके दिमाग की जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ती है। आपने इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा, पॉलिटिकल में भी देखा होगा, ज्योग्राफी में भी देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। 3-4 क्वेश्चन ऐसे डाल ही देती है सीबीएसई, जिससे कि आपकी जो विचार करने की क्षमता है वो बढ़ती है इससे। अब इसमें पढ़िए, देखो आपको कथन पढ़ना है, फिर उसका कारण पढ़ना है। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा असंभव है कि आदमी के 4 हाथ हो जाएं। तो पहला देखिए बिल्कुल सही है। वैज्ञानिक चापलूस थे और सिर्फ मिल मालिक की जी हजूरी किया करते थे। तो सेकंड मुझे लगता है ये गलत होगा, क्योंकि वो चापलूस नहीं थे, वो अपना काम कर रहे थे। वो वहाँ वैसे तो जो पूंजीपति थे उन्हीं का आदेश मानते थे, वो मालिक का आदेश मानते थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की 4 हाथ लगाने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इसमें पहला सही हो जाएगा, लेकिन कारण आर गलत है। सही व्याख्या करता है, ए गलत है तथा कारण आर सही। इसमें ध्यान कौन सा दे रखा है? पहला इसमें दे रखा है कि ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरा है कि कथन ए गलत है तथा कारण आर सही है। तीसरा है कथन ए तथा कारण आर दोनों गलत है। कथन ए सही है लेकिन कारण आर की गलत व्याख्या करता है। तो ये फोर्थ आ जाएगा इसमें, कथन ए सही है लेकिन कारण आर उसकी गलत व्याख्या करता है। ये सही हो जाएगा डी वाला इसमें। तो आपको ध्यान रखना है इसमें डी आंसर है। और मैं आपको आंसर शीट तो दिखाई दूंगा, उसमें देख लेना आप। निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता पाठ के आधार अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो अपना मालवा है, प्रभास जोशी ने जो लिखा आपका अंतराल बुक से है, ये अंतराल का जो 4th चैप्टर आपका अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता उसी से आपका है। तो कथन पढ़िए क्या है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता प्रभास जोशी द्वारा लिखित की यात्रा वृत्तांत है, क्योंकि वो यात्रा पे जाते हैं और बीच में जो नदियों को देखते हैं, पहाड़ों को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, और जो प्रकृति में परिवर्तन हुए हैं पहले से अब तक के, उनको सबको नोटिस करते हैं वो। तो पहला तो इसमें सही है, क्योंकि एक यात्रा वृत्तांत है उनका। दूसरा, इस पाठ में लेखक ने मालवा में पर्यावरण प्रदूषण के कारण उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया। बिल्कुल सही है दोस्त का भी। यह पाठ एक रिपोर्टाज है और रिपोर्टाज किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को कहते हैं। तो ये तीनों ही सही हो जाएंगे इसमें जहाँ तक है। या फिर ये थर्ड इसमें गलत हो रहा होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो प्रभास जोशी इसके लेखक है वो भी हैं, और उसने यात्रा वृत्तांत है उनका एक ही, क्योंकि वो यात्रा पे जाते हैं, नागदा स्टेशन पे उतरते हैं, आपने पढ़ा होगा भी। ये भी सही है। दूसरा भी सही है इसमें, क्योंकि वो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात करते हैं कि नदियाँ प्रदूषण हो रही है, कितने हमारे उद्योग उजड़ गए हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इसमें सही हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड आपका गए हो जाएगा, क्योंकि ये थर्ड इसमें सही नहीं है। थर्ड हम देखें कि जिसको आज विकास की औद्योगिक सभ्यता कहा जाता है, यह वास्तव में विकास की अपसभ्यता है। उजाड़ की अपसभ्यता है इसे, आपकी बुक में भी यही कहा गया है, उजाड़ की अपसभ्यता है। थर्ड हम देखिए इसका, ये सेकंड था इसका, हाँ। अब थर्ड इसमें देखें, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। सिमरोल, चोरल नदी, केवड़ेश्वर, शिप्रा नदी, जनापुर, चंबल नदी, विद्या, यमुना नदी। तो ये केवड़ेश्वर शिप्रा नदी ये सही हो जाएगा, सही सुमेलित है। एक तो सेकंड तो सही है ही, एक सेकंड है, और फोर्थ भी है किसमें? फोर्थ यमुना नदी है, जनाब पर्वत है, चंबल नदी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आपका ये आएगा फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगा इसमें आंसर। फोर्थ हम देखेंगे, मिटवा के पैसन दादा अब हम कहाँ रहेंगे। देखिए जो मिटवा है, जो सूरदास की झोपड़ी से लिया गया है, जो प्रेमचंद जी ने लिखा है, अंतराल का फर्स्ट चैप्टर है। तो उसमें मिटवा क्या कहता है, उसका प्रश्न सुनिए। दादा अब हम कहाँ रहेंगे के उत्तर में सूरदास का कथन दूसरा घर बनाएंगे सूरदास की किस अभिवृत्ति को दर्शाता है?
तो इसमें सूरदास की दृढ़ आत्मविश्वास को दर्शाता है कि वो आगे भी मतलब आत्मविश्वासी है, मेहनती है, कि आगे भी वो झोपड़ी बनाने के लिए तैयार है, जबकि उसकी झोपड़ी जल चुकी है। तो इस पे आपका ये सेकंड हो जाएगा ख, दृढ़ आत्मविश्वास। अब हम फिफ्थ देखें कि बिस्कोर की माटी की विधा कौन सी है। तो ये जीवनी है, संस्मरण है, रेखाचित्र है, आत्मकथा है। तो ये उनका संस्मरण है। जो बिस्कोर की माटी जो विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा है, ये उनकी संस्मरण है। वो अपनी यादें बताते हैं बचपन की, जितना भी उनको गांव में हुआ है, बिस्कोर गांव में जो भी चीज़ें हुई थी, नंगातलाई का गांव उसमें, तो ये सब अपनी यादें बताते हैं उसमें, कैसे उन्होंने ये फूलों के बारे में बताया, सांपों के बारे में बताया, अपनी माँ की तुलना की थी बतख से, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो वो संस्मरण है उनका। तो आपका जो खंड क है यहाँ पर समाप्त होता है, 6 क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। अब जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें हम खंड ब करेंगे, खंड ब करेंगे हम, और खंड ब में ये सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे जितने आपके 14 क्वेश्चन है। अब आपके लिखने वाले क्वेश्चन होंगे क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। खंड जो पार्ट सेकंड की वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और इसकी जो आंसर शीट है वो मैं अभी आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ तक की। देखिए दोस्तों, ये इसकी आंसर शीट है। ये जो आपका प्रश्न पहला है, इसके सारे आंसर देखेंगे, संस्कृति को, अनेकता में एकता को, एकता आधुनिकता, ये सारे दे रखे हैं आपके आंसर, इसे देख लीजिए, सारे सही हैं। और ये अथवा वाले भी दे रखे हैं आपके, ये थर्ड का भी दे रखे हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमने किया था, ये जो हमने मिलाया था, आप देख लीजिए उसमें हमने जो किया था। और उसमें मैंने बताया था कि जो कहानी का पात्र क्या होता है वो कथानक आएगा। इसमें मैंने जो बताया था वो उसमें पात्र बताया था, तो ये आप देख लेना, 1-2 क्वेश्चन हो गए होंगे इसमें गलती। तो ये सारे आंसर है इसके, यहाँ 6 तक मैंने दिखा दिए हैं, और बाकी इसके आंसर ये है, ये आप बाद में देख लेना, क्योंकि जो ये वाले आप लिखित करेंगे, देखिए ये तो आपके सही होनी चाहिए, यहाँ तक 6 तक ये बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी इसको इसमें आपके मार्क्स मिलेंगे। अगर गलत हुआ तो गलत मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे नहीं, गलत हुआ तो, सही हुआ तो ही आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये जो आपके ये आपकी कैपेसिटी के आधार पर मार्क्स मिलेंगे कि आपने कितना लिखा है, क्या लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही आंसर लिखें। इसलिए आपको एक बार बस आंसर देख लेना कि किस टाइप से लिखे हुए हैं। तो ये मैं आपको सेकंड पार्ट में बता दूंगा। और तो मिलते हैं सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, ताकि अगर सेकंड पार्ट डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी मैं इसमें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।